बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाहिद रज़ा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे सैम्पलिंग के ऊपर। तो सैम्पलिंग में हम ये देखेंगे कि कुछ टर्म्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, इसको डिस्कस करना चाहिए, तो आपको याद भी रखना होगा इसको। तो पहली टर्म इसमें आती है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन एक टारगेट पॉपुलेशन है, एक यूनिवर्स है, एक बड़ी आबादी है जिसके बारे में आपकी इंटरेस्ट है कि एज ए रिसर्चर आप वहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं। तो रिसर्चर जहाँ अपनी इंटरेस्ट रखता है, जिस एरिया में, जिस फील्ड में, जिन लोगों के बारे में रिसर्च करना चाह रहा होता है, तो ये जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जितने लोग शामिल हैं, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्स और पॉपुलेशन। इसके बाद अगली टर्म है सैम्पल। तो सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। ये उस पॉपुलेशन का, उस आबादी का एक छोटा हिस्सा है। सैम्पल इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, एक छोटा हिस्सा, एक सबसेट उस पॉपुलेशन का, बड़ी आबादी का। तो अब हम देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या है। सैम्पलिंग इज़ एक्चुअली अ प्रोसीजर फॉर ड्राइंग अ सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन। सैम्पलिंग एक प्रोसीजर है कि आप पॉपुलेशन में से जो सैंपल ड्रा कर रहे हैं, जो सैंपल ले रहे हैं, इसके लिए जो तरीक़ाकार अपना रहे हैं, जो प्रोसीजर आप अडॉप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग। और इसके हवाले से सैंपल और सैम्पलिंग के हवाले से और टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के हवाले से मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। ये ऊपर मैंने आई बटन में इसका लिंक दे दिया है, आप इसके ऊपर क्लिक करके अगर डिटेल हासिल करना चाहते हैं तो वहाँ से आप इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। दो टर्म्स और बहुत ज़रूरी है यहाँ पे डिस्कस करना, एक है होमोजेनियस पॉपुलेशन और एक है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। तो होमोजेनियस पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होगी जिसमें तमाम जो मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो एक जैसी होंगी, वो आइडेंटिकल होंगी। तो हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जहाँ पे जितने भी लोग पॉपुलेशन में, उनकी जो खसूसियात हैं, उनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक जैसी नहीं होती, वो डिफरेंट होती हैं। जहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा वो हेट्रोजेनियस है, और जहाँ पे एक जैसी आइडेंटिकल सेम खसूसियात होंगी, करैक्टरिस्टिक्स होंगी, वो पॉपुलेशन होमोजेनियस पॉपुलेशन कहलाएगी। नेक्स्ट टर्म इज़ सैम्पलिंग फ्रेम। वो जो लिस्ट है पॉपुलेशन की, जहाँ से आपने लोगों को सिलेक्ट करना है, उसमें से सैंपल लेना है, वो जो कंप्लीट लिस्ट है तमाम पॉपुलेशन में शामिल लोगों की, दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। उसको सैम्पलिंग फ्रेम बोला जाता है। द नेक्स्ट टर्म इज़ सैम्पलिंग एरर। पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन में जो डिफरेंस आता है रिजल्ट्स में, इस डिफरेंस का नाम सैम्पलिंग एरर कहलाता है। रिजल्ट्स फ्रॉम द सैम्पल डिविएट फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। सैम्पल के जो रिजल्ट्स हैं और एंटायर पॉपुलेशन को रिजल्ट्स हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस आया है, जो फ़र्क आया है, इसको सैम्पलिंग एरर कहा जाता है। अगली टर्म हमारी है रैंडमाइजेशन या रैंडम असाइनमेंट। रैंडमाइजेशन कहते हैं कि अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हैं और सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं और आप इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन दे रहे हैं एवरी इंडिविजुअल इन योर पॉपुलेशन, तो दैट इज़ कॉल्ड रैंडमाइजेशन। यू आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग एन इक्वल चांस टू पार्टिसिपेट इन योर रिसर्च स्टडी। तो जहां आप इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन दे रहे हैं, आप बराबर का मौका दे रहे हैं, कोई भी आपकी रिसर्च स्टडी में शामिल हो सकता है, देयर इज़ नो बायसनेस, देयर इज़ नो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड रैंडमाइजेशन या रैंडम असाइनमेंट। रैंडमली आप सिलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की बात करते हैं, और उसमें दो बुनियादी टाइप्स जो है, जो मेन टाइप्स हैं, वो आपको जहन में रखना होगा। एक को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं और दूसरी को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये है कि आप इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन दे रहे हैं, पॉपुलेशन में शामिल हर फर्द के लिए एक जैसा मसावी मौका है, इक्वल चांस है, कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, आपके सैंपल का हिस्सा बन सकता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वेयर देयर इज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पे इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं है, आप बराबर का मौका नहीं दे रहे, अपनी कन्वीनियंस की बुनियाद पर, अपने हवाले से जो आप समझते हैं कि आपके मुताबिक एज रिसर्चर ये ठीक होगा, दैट पर्सन शुड बी पार्ट ऑफ माई रिसर्च स्टडी। ये जो काम आप कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, दैट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्दर इसको सब डिवाइड करें तो सबसे पहली जो टाइप आती है उसे कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसमें आप
पॉपुलेशन में से हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांस देते हैं कि वो आपकी स्टडी का हिस्सा बन सकता है, वो आपके सैंपल में शामिल हो सकता है। तो इसके लिए आप टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप लॉटरी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, पर्चियाँ डाल के उसमें से कोई भी नाम निकाल लिया तो कोई भी आ सकता है। हर फर्द के लिए इक्वल चांस होगा कि वो सिलेक्शन में आ सकता है, वो आपके सैंपल का हिस्सा बन सकता है। और इसी तरह से आजकल कंप्यूटर जनरेटेड भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं जहाँ पे आप उसको रन करते हैं और किसी का भी नाम उसमें आ जाता है, दैट पर्सन विल बी इंक्लूडेड इन योर सैंपल। सो दैट इज़ कॉल्ड सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अगली टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटा कहते हैं ग्रुप को, यानी इस तरह की सैम्पलिंग में आप पहले अपने लोगों को, सैंपल में शामिल अफराद को स्ट्रेटास बनाते हैं। इसमें आप ये करते हैं इस तरह की सैम्पलिंग में कि पहले आप लोगों को स्ट्रेटास में डिवाइड करते हैं, पहले आप स्ट्रेटास बनाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं और फिर उन ग्रुप्स में से रैंडमली लोग सिलेक्ट करते हैं। तो ये जो काम आप कर रहे हैं इस तरह की सैम्पलिंग को स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं। स्ट्रेटा बन सकता है मेल फीमेल, ये स्ट्रेटा है, अर्बन रूरल स्ट्रेटा है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड स्ट्रेटा है, FA वाले मैट्रिक वाले स्ट्रेटा है, इसी तरीके से शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले। तो इस तरह से आप डिफरेंट स्ट्रेटास बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर रिसर्च स्टडी, और उसके हवाले से आप फिर उन स्ट्रेटास में, उन ग्रुप्स में जो शामिल होंगे लोग, उनमें से फिर आप रैंडमली सिलेक्ट कर लेंगे। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अगली जो टाइप हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप एक सिस्टम के तहत चलते हैं और इसमें आमतौर पर जो डिस्कस किया जाता है उसमें हम कहते हैं कि एवरी nth मेंबर ऑफ़ योर पॉपुलेशन विल बी द पार्ट ऑफ़ योर सैंपल। यानी हम कह सकते हैं कि हर 8वां, हर 9वां, हर 10वां, हर 11वां, हर 12वां शख्स आपकी पॉपुलेशन में से वो आपके सैंपल का हिस्सा बन जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन 2000 है, 2000 है, और उसमें से आप 50 लोग सैंपल में सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको डिवाइड कर देते हैं 2000 डिवाइडेड बाई 50, तो 40 आएगा इसका आंसर। तो हर 40वां फ़र्द आपकी जो पॉपुलेशन में है वो आपके सैंपल का हिस्सा बन जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। अगली टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में आप डिफरेंट क्लस्टर्स के ऊपर बात करते हैं और यहाँ पे स्टेजेस में आपके सामने लोग आते हैं और पॉपुलेशन में से शामिल होते हैं आपके सैंपल में। अगली जो टर्म है मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च की, वो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी जहाँ पे इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता। तो इसमें जो अहम तरीन पहली हम टर्म डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कन्वीनियंट सैम्पलिंग। इसमें रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस की बुनियाद पर, अपनी आसानी की बुनियाद पर कोई भी फ़र्द सिलेक्ट कर सकता है, कोई भी शख्स आपकी स्टडी का हिस्सा बन सकता है। आप समझते हैं कि दिस पर्सन विल बी मोस्ट सूटेबल टू बी इंक्लूडेड इन माई सैम्पल। तो आप समझते हैं कि फ़लाँ शख्स ज़्यादा बेहतर है कि इसको स्टडी का हिस्सा बनाया जाए और इससे रिज़ल्ट मैं बेहतर ले सकता हूँ और मेरे लिए ये बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा। तो जब आप अपनी कन्वीनियंस, अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं दे रहे सबको, दैट विल बी कॉल्ड कन्वीनियंट सैम्पलिंग, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। और कन्वीनियंट सैम्पलिंग को हैपहाज़र्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं और इसको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी बोला जाता है। और इसके बाद आता है कोटा सैम्पलिंग। तो कोटा सैम्पलिंग में आप डिफरेंट कोटास को बना लेते हैं, उसको सेट कर लेते हैं और फिर उसी कोटा के मुताबिक आप लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग। द नेक्स्ट टर्म इज़ पर्पसिव सैम्पलिंग। तो पर्पसिव सैम्पलिंग इज़ रिलेटेड टू पर्पस, यानी आपका पर्पस क्या है। रिसर्चर डिसाइड करेगा कि उसका मकसद क्या है और अपने पर्पस को, अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए वो सिलेक्ट कर लेगा कि फ़लाँ शख्स, फ़लाँ रिस्पोंडेंट बेस्ट है कि उसको मैं शामिल करूं अपने रिसर्च स्टडी में और उसको सैंपल का हिस्सा बनाऊं। यहाँ भी इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि अपने पर्पस को सामने रख के जो समझता है कि ये बेहतर है उसको शामिल कर लेते हैं अपने सैंपल में। द नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप एक फ़र्द को सिलेक्ट करते हैं और वो शख्स आपका इन्फॉर्मेंट कहलाता है और वो आपको इन्फॉर्म करता है दूसरे लोगों के बारे में। मसलन एक नशा करने वाला शख्स है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपकी रिसर्च है कि इस इलाके में कितने लोग नशा करते हैं,
तो उसकी लिस्ट आपको कहीं से नहीं मिलेगी, उसका कोई सैम्पलिंग फ्रेम नहीं मिलेगा, उसका कोई डाटा नहीं मिलेगा हो सकता है आपको। तो उसके लिए जो भी आप जानते होंगे कि ये नशा करने वाला शख्स है, उसको आप शामिल कर लेंगे अपने सैंपल में। उससे पूछेंगे कि और लोगों के बारे में आपको बताए कि और कौन कौन है इस फील्ड में जो ऐसा करते हैं। तो वो शख्स एज एन इन्फॉर्मेंट आपको दूसरों के बारे में गाइड करेगा, दूसरों के बारे में बताएगा कि ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। तो दिस इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग, इट्स कॉल्ड चेन प्रोसेस। यानी ये चेन है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा एंड सो ऑन। इस तरह से आप अपना मतलूबा सैंपल साइज़ पूरा कर लेते हैं और जहाँ तक आपने पहुँचना होता है, सैंपल लेना होता है, वो मतलूबा टारगेट आप अचीव कर लेते हैं। एक और मिसाल से हम समझने की कोशिश करें कि आपने ये देखना है कि स्मोकिंग करने वाले लोग कौन से हैं। तो आप नहीं जानते कि कौन कौन स्मोकिंग करता है, तो आप जिसको बेहतर जानते होंगे आपके जो सामने आ जाएगा, जो स्मोकिंग कर रहा होगा, उसको आप शामिल कर लेंगे अपनी रिसर्च में, सैंपल का हिस्सा बना लेंगे और उससे पूछेंगे कि वो आपको बताएगा कि और कौन कौन लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। तो इस तरह से वो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा एंड सो ऑन, जितना आपने टारगेट लेना है, जितना सैंपल साइज़ आपने रखना है, उसको आप अचीव कर लेंगे। और इस तरीके से जो आप सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। और स्नोबॉल सैम्पलिंग का एक और नाम नेटवर्क सैम्पलिंग भी है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये एक नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क के ज़रिए दूसरे लोग भी शामिल होते चले जाते हैं सैंपल में। इट्स अ चेन प्रोसेस और इस तरह से आप प्रोसीड करते हैं और फर्दर आगे बढ़ने के साथ साथ अपना सैंपल साइज़ भी पूरा कर लेते हैं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं 2 और टर्म्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ रिसर्च, और ये ख़ास तौर पर टाइम से रिलेटेड हैं। एक को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च और दूसरे का नाम है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ और क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में फ़र्क क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वो स्टडी है जिसमें आप लंबे अरसे तक अपने सैंपल साइज़ को और उन लोगों को जिनके बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, अपने रिस्पोंडेंट्स को बहुत लंबे अरसे तक, लंबे वक्त तक आप स्टडी करते हैं, कम्प्लीटली स्टडी करते हैं। इसके लिए 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहली क्लास में एक बच्चा पढ़ते हैं और आप चाहते हैं कि ये जब मैट्रिक करेगा तो उस वक्त इसकी सिचुएशन क्या होगी, उस वक्त इसकी थिंकिंग क्या होगी। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको 10 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। तो ये रिसर्च जहाँ पे आप लंबे अरसे तक स्टडी करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़। और दूसरा है क्रॉस सेक्शनल, इसमें आप सेक्शंस बना लेते हैं, आप हिस्से बना लेते हैं और टाइम सेव करते हैं। इट्स टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी एंड रिसर्च। तो क्रॉस सेक्शनल में आप डिफरेंट सेक्शंस बना के, इट्स टाइम सेविंग प्रोसेस, और कम टाइम में आप मतलूबा टारगेट जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो टाइम के हवाले से 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है, एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, जिसमें ज़्यादा लंबे अरसे तक काम करते हैं, जिसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है, आपको वक्त चाहिए उसमें, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ हैं। और जिसमें आप जल्दी सेक्शंस बनाकर क्रॉस सेक्शनल वे में आप थोड़े अरसे में रिजल्ट्स तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और वक्त कम लगता है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़।